So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. हाँ, अब से कॉमर्स के वीडियोस आपको रेगुलरली मिल रहे होंगे बिकॉज मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो अब बैक टू बैक आपको कॉमर्स के वीडियोस मिल रहे होंगे सो दैट हम जल्दी से अपने 4-5-6 चैप्टर्स तो फटाफट से कंप्लीट कर लें बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएं। आपकी तरफ से बस जिम्मेदारी इतनी है कि आप अपना प्यार बरसाते रहिए, ये वीडियोस अपने दोस्तों से और टीचर से जरूर शेयर करें। एक बात और है कि मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जो कि मेरे एप्लीकेशन के ऊपर है उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। डाउनलोड करो, शेयर करो, जो मर्जी आए पढ़ो और प्यार बरसाते चलो। ठीक है भाई, तो हमने आज बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, साथ में SWOT एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के बारे में। कोशिश करूंगा इसको काफी इन डेप्थ तरीके से आपको पढ़ा सकूं और हाउएवर आंसर कैसे लिखना है वो आपको मेरे स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले आपको कम एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा लिख लिख के पढ़ाता था, लेकिन अब कोशिश करूंगा आपको ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू कम लिख कर पढ़ाऊं और नोट्स आपको प्रॉपर दे दूं ताकि आपका काम बनता रहे। तो चलो बॉस, मैक्रो एनवायरनमेंट की एक खासियत है कि मैक्रो एनवायरनमेंट ना बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं, और इस मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ही बिजनेस के माइक्रो एनवायरनमेंट को ऑपरेट करना होता है। अब इन सब का इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तुम बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैक्रो एनवायरनमेंट को पढ़ना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें पढ़नी है, इन सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जो पैसे से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें जो पैसे से रिलेटेड है मेरी जान, ठीक है। अब कैसे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, आओ समझते। ठीक है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का नाम है, मान लो ये कार्स का बिजनेस है। ये फोर्ड मोटर्स के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना कि मस्टैंग काफी अच्छी लगती है, या तो वो क्या कौन सी गाड़ी आती थी वो एवरेस्ट, वो बहुत अच्छी लगती थी एंडेवर। तो फोर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, एक ये लड़का है, इसका नाम है मिंटू, इसका नाम है मिंटू। अब मिंटू को क्या होने जा रहा है जरा समझिएगा। अब मिंटू कमाता है लेट्स से साल के 50 लाख रुपए, कॉर्पोरेट में काम करता है, IIM से अहमदाबाद का पास आउट है। अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से बिजनेस कैसे इंपैक्ट होता है समझिएगा। अब क्या हुआ, सरकार ने यह बोला कि इस बजट हम लोगों का टैक्स कम कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा, मतलब पता नहीं कब बोलेगी ऐसा सरकार, मान लेते हैं सरकार ने बोला कि हम देश की जनता का टैक्स कम कर रहे हैं। अब देश की जनता का टैक्स कम कर रहे हैं तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो बिजनेस के एक सामान की डिमांड बढ़ने वाली। जितने भी बिजनेसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन सब की गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक से रिलेटेड लिए जाने वाले फैसले डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस को। अब जैसे मैंने यहां पे कुछ कंपोनेंट्स लिखे, कंपोनेंट्स क्या लिखे, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बजट आया, बजट फेवरेबल है, बूम हो गया इकोनॉमी। बजट फेवरेबल नहीं है, डिप्रेशन में चली गई इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है, अब ये देखो कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बाकी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके बीच में आपस में तालमेल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही सेक्टर ग्रो कर रहा हो। सिमिलरली मार्केट कंडीशंस में देखें कि क्या कंपटीशन का लेवल है, इंडस्ट्रियल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कितना ज्यादा लोग आ रहे हैं, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी बातें सबका सब कुछ आपके कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। बात समझ में आ रही है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की सिंगल सी लाइन लिखोगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, दैट इज इट। इतना लिख कर आएंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर मान लो कि देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, देश हमारा आज के में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अभी 5वें पे है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गई अगर हमारी कंट्री की, तो उससे क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास से रिच क्लास की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा गुड्स की डिमांड करने लगेंगे, जिससे हमारा
बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो ये सारी बातें होती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। पैसे का इंपैक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताता है। बढ़ते हैं आगे। अगला एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के मद्देनजर रखते हुए। चलो एक बात करते हैं कि मान लेते हैं ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और ये लोकेटेड है हमारे यूपी के वाराणसी में, बनारस में। बनारस में ये बिजनेस है और लेट्स से ये बिजनेस है किस चीज का, मान लेते हैं ये फूड का बिजनेस है, ये फूड चेन है, मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स खुला हुआ है बनारस के अंदर। अब हम सभी को पता है मैकडॉनल्ड्स का मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इंडिया के बाहर किस प्रोडक्ट में है, बर्गर्स में है। किस तरह के बर्गर्स में, नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स के अंदर। अब क्या हो रहा है, इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो क्या कर रहे हैं आज की डेट में अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स वेजिटेरियन भी आते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं। लेकिन अब बनारस में ऑपरेट करना है तो वहां का डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या कहता है, वहां का वैल्यू सिस्टम, वहां का फैमिली स्ट्रक्चर ये कहता है कि बॉस ये काशी नगरी है, यहां पर लोग ज्यादा वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं। इसलिए इस शहर में मैकडॉनल्ड्स को बर्गर बेचते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, वेज बर्गर्स ज्यादा बेचना चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है कि भैया क्या पता मैकडॉनल्ड्स का उल्टा ही हो रहा हो बनारस के अंदर, लेकिन मैं लखनऊ में हूं तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिमिलरली डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, किस तरह के लोग रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, एज ग्रुप को देखते हुए बिजनेस के गुड्स की डिमांड शिफ्ट होती है। बात समझ रहे हो, मतलब मैं उस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा हूं जहां सब बच्चे रहते हैं, 5 साल से नीचे चिल्लर सब वहीं रहते हैं, चिंटी पिंटी। तो वहां पर क्या मैं अडल्ट वाले गुड्स या जो पुराने बुढ़ो लोगों के लिए जो गुड्स होने चाहिए, बुढ़ा सम टर्म गलत है ना, सीनियर सिटीजन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचेंगे क्या, नहीं भैया वहां टॉयज लगाएंगे, वहां पर फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगेंगे, वो सारे गुड्स जो बच्चे कंज्यूम करते हैं वो बेचेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस पर इस तरह से इंपैक्ट करता है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन लेवल काफी हाई है, मान लेते हैं वहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अक्सर ऐसे गुड्स की डिमांड करते हैं जो काफी साफ सुथरा हो, न्यूट्रिशनल हो या उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ऑल सेट एंड डन। सोशल एनवायरनमेंट कैसे इंपैक्ट करता है बिजनेस को समझ में आ रहा है ना। कोशिश कर रहा हूं आपके लैंग्वेज में आपको समझा सकूं और मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता है जैसे नोट्स मिल जाएंगे आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले एनवायरनमेंट पर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है और ये कैसे इंपैक्ट करता है, जरा मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं, थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। तो पता है पहले कार ना कैसे मैन्युफैक्चर होती थी, कार मैन्युफैक्चर होती थी लेबर्स के थ्रू, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी है, अब कार्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, रोबोट्स के थ्रू। इसका मतलब क्या है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर अलग तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है। जो बिजनेस को अपनी, जो टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंप्रूव नहीं कर रहा है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। जैसे कोडेक कैमरास, टेक्नोलॉजी को वो चेंज नहीं कर पाए, पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे और आज की डेट पे कोडेक कैमरास कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, कैनन ने सब कुछ ओवरटेक कर लिया। जेरोक्स वाज अ कंपनी जो फोटोकॉपी करती थी, आज की डेट में कैनन इज अ कंपनी जो फोटोकॉपी करती है, फोटोकॉपी मशीन से। तो मतलब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आपने बिजनेस में नहीं लाया, आपका बिजनेस है से थे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। पहले याद करो एक कंपनी आती थी बीपीएल, बीपीएल की टीवी बड़ी मशहूर थी, लेकिन ये बड़े बड़े डब्बे वाली टीवी आती थी उनकी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एलसीडी एलईडी प्लाज्मा में कन्वर्ट नहीं कर पाए और आज की डेट में कंपनी नस्तो नाबूद है, कहीं है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे इंपैक्ट करता है बिजनेस को। चलो भैया, अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल नोकिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारे इंडिया में ये वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्टर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको बताना चाहता हूं मैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर
सब कुछ डिपेंडेंट है। अब सब कुछ डिपेंडेंट कैसे? मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो, मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो, आप किस तरह की स्टेट में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहोगे? वो स्टेट जो बहुत पॉलिटिकली अनस्टेबल है, और या वो स्टेट जो बहुत पॉलिटिकली स्टेबल है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई साल पहले आईटी इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हो रही थी, तब क्या हुआ, यूपी में ना सेटअप होकर वो कर्नाटका में सेटअप हो गई, इसलिए बैंगलोर को आज की डेट में आईटी हब बोलते हैं हम लोग। उससे क्या हुआ, क्योंकि कर्नाटका की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल हो रही थी, वहां पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी जितनी यूपी के अंदर हुआ करती थी, इसलिए कर्नाटका ने वो डेवलपमेंट पाया, उसको बैंगलोर जैसा सिटी मिला जिसमें आईटी पार्क जैसी फैसिलिटी मिली और लाखों लोगों को रोजगार मिला। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को बहुत हद तक गवर्न करता है। तो सबसे पहली बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है, एक बिलीफ होता है। अगर उस बिलीफ से आपका बिजनेस टैली कर रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टेट, वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर कंट्री आपके लिए बहुत बढ़िया बन जाएगी बिजनेस करने के लिए। दूसरा है उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, डिफेंस पॉलिसी कैसी है। मान लेते हैं वो कंट्री आज की डेट में पाकिस्तान में कोई बिजनेस सेटअप करना क्यों नहीं चाहता है? बेसिक रीजन क्या है वहां पर? क्योंकि ना तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और ना ही उनकी डिफेंस पॉलिसी अच्छी है। वो अपने देश के नागरिकों को ही नहीं बचा पा रहे हैं, वो खुद ही जूझ रहे हैं टेररिज्म से। टेररिज्म जो स्टार्ट किया उनकी धरती पर, आज के डेट में टेररिज्म उन्हीं की कंट्री के लोगों के लिए बवाल बना हुआ है, दूसरी कंट्री के लिए तो क्या ही बनेगा। तो बात समझ रहे हो? आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी का कहने का मतलब यह है कि वो कंट्री जिसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, वो कंट्री जिसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है कि कोई कंट्री उसके ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं सकता है, वो कंट्री पे इन्वेस्टर सेफ फील करते। ठीक है ना? इजीली इजराइल में सबसे ज्यादा कंपनीज हैं, इजराइल में सबसे ज्यादा रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है ना? चाइना में इसलिए बहुत सारी कंपनीज हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ, और आने वाले सालों में इंडिया वो हब होने वाला है, ठीक है ना? खैर, रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज, हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे हैं दूसरी कंट्रीज से, हमारे नेबर से हमारा रिलेशन कैसा है, हमारी वो कंट्री जो हमें रॉ मटेरियल्स दे सकती है, वो कंट्री जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकती है, हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से क्या रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, इससे भी बिजनेस बहुत इंपैक्ट होता है। ठीक है ना? जैसे पता है आपको गूगल या मैं बोला था एप्पल की अब फैक्ट्रीज इंडिया में भी लगने लगी हैं जो पहले चाइना में हुआ करती थी। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा रिलेशन विद देयर कंट्री इंप्रूव हो रहा है, हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 9-10 सालों से इंडिया में नहीं है। ये काफी अच्छी बात है। मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, एक बता रहा हूं एज एन इन्वेस्टर जो लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी एनवायरमेंट के ऊपर, वो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर कंट्री में एक प्रोडक्ट हो सकता है लीगल हो, वही सेम प्रोडक्ट अगली कंट्री में इलीगल हो सकता है। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में इलीगल हैं, बाकी कंट्री में इलीगल हैं। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हमारी कंट्री में इलीगल हो, दूसरी कंट्री में लीगल हो रहे हो। कमेंट करके बताना अगर ऐसा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तुम जानते हो। तो हम जिस कंट्री में जिस जगह पर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, वहां के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा, वहां का जुडिशियल सिस्टम क्या है, वो लॉज कितने फ्लेक्सिबल हैं, उनके बारे में पता लगाने के बाद ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं, 1977-78 में आईबीएम जैसी कंपनी हमारे इंडिया में थी, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट लीगैलिटी वो कंट्री छोड़कर चली गई। वापस से 1991 में उसको इंडिया में आने का मौका मिला जब हमारे लीगल सिस्टम को थोड़ा लूजन अप किया गया, सो दैट बाकी लोग भी आकर बिजनेस करने लगे। तो लीगल सिस्टम, लीगैलिटी, लीगल एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए वो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पढ़ो, इसके बाद जाओ वीडियो पॉज करो, नोट्स डाउनलोड कर लो, इतना क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ो। और अब बढ़ते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो बढ़ते अपने लास्ट टॉपिक पर, पहले चैप्टर के, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये SWOT एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये क्या होते हैं। इसको समझने के लिए किसी एक कंपनी का स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। चलो वो कंपनी लेते हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। मैंने एग्जांपल ले लेता हूं मारुति का। मारुति सभी लोग जानते हैं ना, कब पहली कारी तो मारुति की होती है हमारे इंडिया में। तो मारुति का अगर SWOT एनालिसिस करना हो तो मारुति की स्ट्रेंथ क्या है,
तुम सब लोग सोचो, मारुति कार की स्ट्रेंथ क्या है? मारुति की स्ट्रेंथ है इकोनॉमिकल, दूसरी स्ट्रेंथ हो सकती है रिलायबल। ठीक है ना, बहुत पुरानी कंपनी है। मारुति की वीकनेस क्या है आज की डेट के अंदर? सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आती है। दूसरी वीकनेस क्या है उसका? जैसे बोलते नहीं कि गाड़ी कितनी सेफ्टी है, सेफ कितना है, सेफ कितना है, वीकनेस शायद उसकी वो आ रही है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है न्यू फ्यूल की तरफ जाना, न्यू फ्यूल वाली गाड़ियां बनाना, ज्यादा स्टर्डी, ज्यादा रिलायबल, ज्यादा सेफ कार्स बनवाना। और सबसे बड़ा थ्रेट क्या है उसके लिए? मे बी टाटा, मे बी महिंद्रा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाले, सबसे ज्यादा फ्यूचर फ्यूल के ऊपर कार बनाने वाले, सबसे ज्यादा मजबूत गाड़ी बनाने वाले इंडिया के अंदर ये कंपनीज निकल कर आ रही हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, किसी की भी इंसान, आप अपनी भी SWOT एनालिसिस कर सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब तुम्हारे कितने सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, क्या टॉपिक्स तुमको अच्छे से आता है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, अपना भी बनाओ और टैग करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी SWOT एनालिसिस कैसी चल रही है। तो यहां तक अब जाकर चैप्टर 1 खत्म होता है। मुझे पता है बहुत लेट लग गई इसको खत्म करने में, इट्स ओके, लेट आए हैं लेकिन जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके साथ हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। जाओ, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, डाउनलोड करो और अपना नोट्स उठा लो। बाय बाय।